गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग आज बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 मैथ में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक हम लोग जानते हैं क्या होती हैं। जैसे आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ऐसे ही चलता जाएगा। ये विषम पूर्णांक किसे कहते हैं? वह सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं? विषम पूर्णांक। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ये जो विषम पूर्णांक है ये 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होते हैं। मतलब इन विषम पूर्णांकों को यहाँ पर 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, 9 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, हमें प्रूव करना है। तो आइए प्रूव करते हैं। देखिए इसमें पहला विषम पूर्णांक क्या है? 1। तो क्या करेंगे, हमें 6q लेके आना है, 6q+1। तो क्या करेंगे, 6 से सबको हम डिवाइड लगाएंगे, भाग करेंगे। जैसे पहला विषम पूर्णांक क्या है? 1। तो इसको हम भाग करेंगे 6 से। ये कटेगा नहीं तो हम 0 टाइम्स लेके जाएंगे, 6 शून्य 0। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 0। इसको जब माइनस करेंगे क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ओके। अब यहाँ दूसरा विषम पूर्णांक कौन सा? आपका 3। तो आप क्या करोगे, 6 से डिवाइड करेंगे इसे भी, और आप इसे क्या लिखेंगे? ये भी नहीं जाएगा तो 0 टाइम लेके चलेंगे, तो 6 शून्य 0, ये 0। यहाँ पर क्या जाएगा? ये 3। तीसरा नंबर आपका 5 को भी डिवाइड करेंगे किससे? 6 से। ये भी नहीं जाएगा तो क्या लिखेंगे? 0 टाइम्स लेके जाएंगे, मतलब 0 बार लेके जाएंगे, तो 6 शून्य 0। इससे आप क्या करेंगे? 0। 5 में से 0 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 5। ठीक है। नेक्स्ट और हम याद कर लेते हैं, 7 को डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 में क्या होगा? देखिए मतलब 6 से ही भाग करेंगे किसमें? 7 में। कितनी बार जाएगा? 6 एकम 6, मतलब एक बार लेके चलेंगे ये, तो ये 6 आया। शेषफल घटाएंगे, कितना आएगा? 1। दूसरा नंबर क्या है? ये आपका 9 है, इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। तो ये 6 एकम 6, एक बार जाएगा, तो डिवाइड कीजिए 6 एकम, ये 6 आया, माइनस करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। ये 6, 9 में से 6 गए 3। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर आपका क्या है? 11। इसको डिवाइड कर लेते हैं। 6 एकम 6, दो बार जाएगा नहीं क्योंकि 6 में 12 हो जाएगा, तो हमें एक बार लेके चलेंगे। 6 एकम 6, तो इसे माइनस आप करेंगे, कितना आ जाएगा? ये टोटल 11 में से 6 गए, ये 5 आ गया। और भी चेक कर लेते हैं हम लोग, यहाँ 13 दिया है, तो 13 को डिवाइड कर लेते हैं 6 से। तो बताइए कितनी बार जाएगा? 6 दुनाई 12, दो बार लेके चलेंगे, तो अब इसे माइनस करेंगे, कितना आएगा? 13 में से आप 12 घटाओगे, 1 आ जाएगा। फिर 6 से किसको डिवाइड करेंगे? नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा है? ये आपका 15 है, मतलब 15 है। 15 को भाग करेंगे 6 से, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, कितना कि 15 आ जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो 6 दुनाई 12, तो आप इसे क्या लिखोगे? 12। इसे माइनस कर देंगे, तो 15 में से 12 घटाएंगे, कितना आएगा? 3। या दोबारा आप 6 से डिवाइड कर देंगे। एक और चेक कर लेते हैं, ये 17 को, तो ये 6 दुनाई कितना जाएगा? 12। इसे माइनस करेंगे, कितना जाएगा? 5। अब यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जब 6 से हम इन सभी विषम पूर्णांक में डिवाइड कर रहे हैं, तो 1, 2, 3 में पहले में शेषफल कितना आ रहा है? 1। दूसरे में शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तीसरे में कितना आ रहा है? शेषफल 5 आ रहा है। फिर ये चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे फिर हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब 7 को डिवाइड करेंगे, फिर शेषफल 1 आया। इसको डिवाइड कर रखिए, शेषफल जो इसमें 3 आया था, इसमें भी उसी केस में रिपीट हो गया, 3 आया। और फिर उसके बाद इसमें 5 आया था शेषफल, इसमें भी 5 आया। मतलब 3 संख्याओं के बाद जो चौथी संख्या आ रही है उसका शेषफल क्या हो रहा है? रिपीट हो जा रहा है। आप देख रहे हैं, यहाँ भी 1, यहाँ भी 3, यहाँ भी 5। अब नेक्स्ट भी करेंगे, फिर अब की बात क्या आ जाएगा? 1 आएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे, उसके अगला नंबर करेंगे, फिर शेषफल 3 आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर करेंगे, शेषफल कितना आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, या हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम लोग अप्लाई करें, हम लोग क्या जानते हैं? जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भागफल और गुणे, भाजक गुणे भागफल। क्या होता है? भाजक और गुणे होता है ये भागफल, और प्लस आप क्या लिखते हैं? शेषफल लिखते हैं।
ये हम लोग जानते हैं। अब देखिए अगर भाज्य की पहले केस की बात करें तो उसमें भाज्य क्या होगा, जिससे भाग दिया जाता है, इसका मतलब 6 से भाग किया गया, तो क्या लिखे आप 6, नहीं सॉरी, भाज्य क्या दिया जिसमें भाग दिया जाता है, मतलब 1 हो गया आपका, किससे भाग दिया गया 6 से, तो 6 हो गया। इसका भागफल कितना है 0 है, तो आप इसे 0 लिखेंगे। और प्लस शेषफल कितना आया है, आप देखिए यहाँ पे शेषफल 1 आया है, तो ये हो गया आपका 1। हम ऐसे इसको देख लेते हैं, जब 7 को डिवाइड किया गया तो 7 क्या हो गया आपका, ये भाज्य हो गया। और किससे भाग किया गया 6 से, कितनी बार गया है ये, 1 बार गया है, तो आप इसे 1 लिखेंगे। और उसके बाद शेषफल इसका कितना आया है, 1 आया है, तो ये आपका 1 हो गया। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे वाला केस यहाँ पे जो है। अब इसमें कौन सा देखिए 13 है, तो आप इसे क्या लिखेंगे 13, कितनी बार गया 6 गुणे 2, 6 गुणे 12, शेष में कितना आया 1 आया ये। यहाँ पर हम लोग इस पैटर्न की बात करें जो यहाँ पर ये केस दिया है, तो अगर इसको मैं लिखूं, यहाँ बगल में लिख देते हैं, ये देखिए तो किसको भाग किया गया है 3 से, इसका मतलब 3 हो गया आपका क्या भाज्य। किससे भाग किया गया 6 से, ये हो गया आपका भाजक। इसका भागफल कितना आया है 0, तो आप इसे क्या लिखेंगे 0। शेषफल कितना है देखिए 3, तो ये हो गया 3। दूसरा केस आप इसको देख लेते हैं, ये भाज्य 9 है, भाग किससे किया गया है 6 से, तो आप इसे क्या लिखेंगे 6। भागफल कितना आया है 1, तो हो गया आपका 1। और शेषफल इसका क्या आया है देखिए 3, तो आप इसे क्या लिखेंगे 3। हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, तो क्या हो गया 15, किससे भाग किया गया है 6 से, कितनी बार गया है 2 बार, तो आप इसे क्या लिखेंगे 2। शेषफल कितना आया 3 आया। ये दूसरा केस हो गया, इसको ऐसे देख रहे हैं, ये पहला हो गया तो पहले का हमने यहाँ लिखा, ये दूसरा हो गया दूसरे का ये हो गया। अब तीसरा हम लोग यहाँ देख लेते हैं, तीसरे में देखिए क्या आएगा, भाज्य है 5, डिवाइड कैसे किया जा रहा है 6 से, ओ सॉरी यहाँ लिखना था 6, 5 6 गुणे शेषफल इसका सॉरी भागफल कितना है 0, शेषफल कितना आएगा देखिए यहाँ पे 5, तो आप 5 लिखेंगे। सेकंड केस क्या दिया है आप देखिए यहाँ पे 11 है, तो आप इसे लिखेंगे 11 बराबर, उसके बाद क्या लिखेंगे ये 6 गुणे कितनी बार गया है 1 बार लेके गए, तो 1 हो गया। प्लस शेषफल इसमें कितना आया, शेषफल 5 आया, तो आप इसे क्या लिखेंगे 5। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं, ये 17 है, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे। उसके बाद किससे डिवाइड किया गया 6 से, तो 6 हो गए, कितनी टाइम से गया है 2 टाइम से गया है, तो आप इसे यहाँ लिखेंगे। और प्लस शेषफल कितना है इसमें 5 आया। इन तीनों स्थितियों से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, क्या निष्कर्ष हम निकालते हैं, क्या देखते हैं, देखिए ये भाज्य का मतलब ये भाज्य संख्याएं हैं। इन भाज्य संख्याओं को अगर इस रूप में हम लिखते हैं तो सब में आप क्या देख पा रहे हैं, किसमें क्या मिल रहा है 6 कॉमन है सब में, 6 उभयनिष्ठ है सब में। अगर इनको एक साथ 13 को हम क्या मान लेते हैं कि कोई संख्या ये है, कोई भाज्य संख्या ये है, तो ये आपका ये हो गया बराबर। अब देखिए सब में क्या कॉमन मिला आपको 6 कॉमन मिला, तो ये 6 हो गया। और आप बताइए ये जो वैल्यू है चेंज हो रही है, मतलब 0 1 2, तो ये परिवर्तनशील है, इसका मतलब इसे हम क्या नाम दे देंगे Q, तो ये हो गया 6Q। और सब में ये अनचेंज है, मतलब ये नहीं बदला, तो इसको क्या ले सकते हैं 6Q प्लस 1 हो गया ये। तो पहली कंडीशन हमें क्या प्रूव करनी थी कि जो सभी विषम संख्याएं, ये क्या है सभी विषम संख्याएं, एक साथ 13 विषम संख्याएं हैं, तो एक साथ 13 को हम लोग किस रूप में ले सकते हैं 6Q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला ये प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि सभी विषम पूर्णांक किस रूप में होते हैं 6Q प्लस 1। तो पहला कंडीशन तो यहाँ से प्रूफ हुआ कि सभी विषम पूर्णांक मतलब एक साथ 13 को हम किस रूप में ले सकते हैं 6Q प्लस 1 के रूप में। अब बात करते हैं दूसरे केस की, यहाँ देखिए यहाँ भी इसको हम क्या नाम देंगे, यही नाम देंगे, क्योंकि इसे भाज्य बोलते हैं। भाज्य को किसे शो करते हैं, ए से ही हो गया ये। अब यहाँ देखिए 100 में ये उभयनिष्ठ है 6, तो ऐसे ही चलेगा। और ये तो चेंजेबल है, मतलब ये परिवर्तनशील है, तो इसको हम एक नाम दे देंगे क्या Q। लेकिन अब यहाँ देखिए कांस्टेंट है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो ये भी क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। इसका मतलब कि 3 और 15 को हम लोग किस रूप में ले सकते हैं 6Q प्लस 3 के रूप में। किस रूप में ले सकते हैं 6Q प्लस 3 के रूप में ले सकते हैं। इस केस में अगर हम 3 इसमें देखें तो क्या हो जाएगा, आप देखिए ये पूरा आपका ये हो गया इतना, और इसको ये 6 तो ऐसे रहेगा एज इट इज, और इसको पूरा हम नाम क्या देंगे Q, तो इसे आप क्या लिखोगे Q, तो ये 6Q हो गया। और ये कांस्टेंट क्या चल रहा जो अचर है, एक 5 हो गया आपका, तो ये बराबर 6Q प्लस 5 आ गया। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि जो सभी धनात्मक विषम पूर्णांक हैं वो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में होते हैं। ओके, ये तो आपका हो गया पहला तरीका। ठीक है, हम लोग इसके सेकंड तरीके की बात करते हैं।
नोट कर लीजिए आप लोग इसे। इसको ऐसे भी किया जा सकता है, मैंने क्या बताया है कि ये विषम पूर्णांक, एक बार और हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए कह रहा धनात्मक विषम पूर्णांक, तो मैंने यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक लिखा 1 3 5 7 9 11, ऐसे ही मैं लिखता गया। और इसमें कह रहा कि सिद्ध कीजिए जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जिससे हमें यहाँ पे 6q है, तो हम क्या करेंगे, इसे 6 से सभी संख्याओं में जितने धनात्मक विषम पूर्णांक है सब में क्या करेंगे, 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे सब में। और मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर शेषफल 1 आया, उसके बाद शेषफल कितना है, दूसरे में 3 आया, उसके बाद क्या आया, 5 आया, उसके बाद फिर ये रिपीट हो जाता है, फिर शेषफल 1 आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम चौथे नंबर पे जाते हैं, फिर पांचवें में जो शेषफल यहाँ आता वही शेषफल फिर यहाँ 3 आया, जो शेषफल इसमें 5 आया था फिर 5 आया, और फिर यहाँ से 1 3 5 चला, 1 3 5 यहाँ चला था, 1 3 5 यहाँ आया, फिर स्टार्ट होगा 1 3 5। मतलब जितनी बार भी हम करेंगे शेषफल हमेशा क्या मिलेगा, या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग किस निष्कर्ष पर जाते हैं कि अगर हम भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणे भागफल। तो जब भाज्य 1 था तो भाग किससे किया गया था, 6 से, शेषफल कितना, भागफल कितना आया था 0, शेषफल कितना आया था 1। यहाँ पर फिर 7 को किया गया तो 6 गुणे 1 + 1। तो हमने क्या एक नियम बना दिया कि भैया इसको हमने क्या नाम दे दिया, भाज्य को ये नाम दे दिया। और यहाँ पर 6 कॉमन है, सब में उभयनिष्ठ है तो 6 हो गया। और इसको हम क्या माने, क्योंकि ये बदल रहा 0 1 2, नेक्स्ट निकालेंगे तो फिर चेंज होगा ये, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, क्यू। प्लस था प्लस लगा दिया गया, 1 था 1 लगा दिया गया। मतलब इन संख्याओं को किस रूप में लिख सकते हैं, 6q+1। और ये संख्याएं कौन सी हैं, ये विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इन तीनों संख्याओं को किस रूप में लिख सकते हैं, 6q+1। ऐसे नेक्स्ट हमने देखा इनको किस में लिख सकते हैं, 6q+3 के रूप में। नेक्स्ट को हमने देखा है किस रूप में लिख सकते हैं, 6q+5 के रूप में। ओके, ये हो गया तरीका नंबर आपका 1। अगर इसको हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो दूसरा तरीके से भी हम कर सकते हैं, आइए देखते हैं उससे भी। सेकेंड मेथड, देखिए हम मान लेंगे कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, माना यहाँ लिखेंगे, माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। हमने मान लिया कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है, और हमें यहाँ पे जो b की वैल्यू है, हमें यहाँ b मतलब भाजक यहाँ गिवन है, आप यहाँ देखो भाजक, भाजक क्या है 6, तो माना भाजक यहाँ क्या हो गया 6। तो क्या करेंगे, भाजक से हम क्या करते हैं, जो धनात्मक विषम पूर्णांक उसमें हम डिवाइड करते हैं, मतलब 6 को हम लोग क्या करेंगे, 6 से a को क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब बताइए अगर 6 से a को भाग करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई भागफल आएगा, हमने भागफल मान लिया कि q आया, और यहाँ शेषफल आएगा, शेषफल हमने क्या मान लिया कि r आया। भैया किसी भी संख्या से किसी संख्या में भाग करेंगे तो भागफल आएगा, जाहिर सी बात है। अब 6 को a से भाग करें तो हम मान के चल रहे हैं कि जो 6 से a को भाग करने पर भागफल कितना आ रहा है, q आ रहा है, और शेषफल कितना आया यहाँ पर r आया। तब इसको हम इस रूल से अगर लिखना चाहें तो क्या होता है, a बराबर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या क्या होती है, a बराबर मतलब भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, भाजक कितना 6 गुणे भागफल, भागफल कितना है q, और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है r। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए जिस संख्या से हम भाग करते हैं, पहली बात ये समझिए कि जिस संख्या से हम किसी संख्या को भाग करते हैं, जैसे मान लीजिए 6 से हमने a में भाग किया है, तो जो शेषफल यहाँ r आएगा, r का मान हमेशा इससे छोटा आएगा। r का मान हमेशा या तो होगा वो 0 या 0 के बराबर होगा, और लेकिन हमेशा वो b से क्या होगा, छोटा होगा। b से r का मान हमेशा, जो b मतलब भाजक से r का मान हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, या 0 हो सकता है r का मान, या 0 के बराबर हो सकता है, और सॉरी 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, और b से हमेशा क्या रहेगा, ये छोटा रहेगा r का मान। मतलब यहाँ अगर r का मान b से छोटा रहेगा, इसका मतलब शेषफल इसमें क्या आने के चांस है, तो यहाँ पे जो r आ सकता है, जो शेषफल यहाँ आ सकता है, तो 6 से छोटा आएगा, या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है। ये शेषफल आने के संभव परिणाम है ये। मतलब 0 शेषफल यहाँ आ सकता है r के स्थान पे, 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, यहाँ 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आएगा, क्योंकि जिस संख्या से हम भाग करेंगे किसी भी संख्या को, वो कभी नहीं आ सकता है। अगर वो यहाँ मान लीजिए शेषफल आएगा तो एक बार तो और भाग हो जाएगा वो,
भाई अगर मान लीजिए यहाँ पर हम इस केस को देखें, अगर 6 दिया है, मान लीजिए यहाँ पर ए को डिवाइड किया और फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि शेषफल 6 आ रहा है, इसका मतलब एक बार तो ये चला जाएगा ना 6 कम 6, तो फिर शेषफल 0 आ जाएगा। मतलब जो भी शेषफल आएगा हमेशा क्या होगा, वो भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ शेषफल आने के जो चांसेस है वो क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देंगे और इन्हीं शेषफल को बारी बारी करके इसमें हम लोग रखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे कि r बराबर 0 रखने पर समीकरण नंबर 1 में r के स्थान पे क्या रख देंगे 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देखिए जरा यहाँ से 6q प्लस 0, या इसको आगे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, ये a बराबर 6q हो जाएगा, क्योंकि 6q में अगर 0 ऐड करेंगे तो आपको 6q ही मिलेगा। ठीक है, दूसरा, अब r बराबर अगर हम इसमें क्या पुट कर देते हैं, 1 रखने पर, r बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर r के स्थान पे इसमें क्या रख देंगे, 1 रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तब a बराबर क्या मिल जाएगा, आप बताइए। 6q में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, r के स्थान पे क्या हो जाएगा 1। ओके, ये आपका दूसरा हो गया। अब क्या आप कहेंगे कि r बराबर क्या रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, तो जब r बराबर इसमें आप 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, आप बताइए। a तो एज इट इज रहेगा, अब यहाँ हो जाएगा 6q तो एज इट इज ही रहेगा, प्लस r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। ठीक है, ये तीसरा हो गया। नंबर 4, अब r बराबर आप क्या रखेंगे, r बराबर आप 3 रखेंगे, तो जब r बराबर 3 रखेंगे, चलो यहाँ करता हूँ मैं, r बराबर 3 रखने पर मतलब r के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे, अब 3 रखेंगे इसी में समीकरण नंबर 1 में, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, आप बताइए। ये हो गया 6q प्लस r की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये हो गया 6q प्लस 3। सॉरी, यहाँ पर हमने गलत रख दिया, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 6q प्लस क्या हो गया 3। अब r की वैल्यू क्या रखने पर, हम लोग 4 रखेंगे, r की वैल्यू 4 रखने पर, तो इसमें 4 रख देंगे तो ये बराबर क्या मिलेगा, आप देखिए यहाँ पे 6q तो एज इट इज रहेगा, 6q प्लस साइन है, प्लस साइन आप लगाओगे यहाँ, और उसके बाद r के स्थान पे हम लोग क्या रख रहे हैं 4, तो ये हो गया 6q प्लस 4। ठीक है, अब एक वैल्यू और बचा है r का, क्या बचा है 5, तो इसे क्या लिखेंगे, r बराबर 5 रखने पर, तो r बराबर जब 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये तो आपका एज इट इज रहेगा, इक्वल है, आप इक्वल लगाएंगे, 6q है तो 6q ऐसे ही रहेगा आपका, और प्लस r की वैल्यू कितनी हो गई 5। ओके, तो ये सारे जो संभव r के मान थे उनको हमने रख के निकाल लिया ये। ओके, अब यहाँ देखिए हमें प्रूव करना था कि ये जो सभी विषम पूर्णांकों 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होते हैं। तो हम जानते हैं कि विषम पूर्णांक वह संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें पहले केस में a बराबर 6q आया है, अब 6q देखिए 2 से कट जाएगा, आप 2 से डिवाइड जब इसे करेंगे, 2 से जब आप भाग करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ये सम संख्या है, ये कैसी संख्या है, ये सम है। ठीक है, अब जब यहाँ देखिए 6q प्लस 1, यहाँ पे तो 2 से डिवाइड तो हो जाएगा, ये 2 3 6 कट जाएगा, लेकिन 1 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या है। तो ये जो मैं तीर बना रहा हूँ ये विषम संख्या है। ठीक है, जब r बराबर 2 इसमें रखा गया तो 6q प्लस 2 आया। अब आप देखिए अगर इन दोनों को 2 से हम भाग करें, चाहे कॉमन लेके भाग करें चाहे वैसे भाग करें अलग अलग करके, मान लीजिए यहाँ 2 से इसे आप डिवाइड करोगे, तो जो इसमें 2 से भाग करेंगे तो उसमें भी करना पड़ेगा भाग, तो 2 से काटेंगे 2 3 6 कट जाएगा, 2 1 कम 2 कट गया, इसका मतलब 2 से दोनों कट जा रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सी संख्या, ये सम है। कौन सी संख्या है, ये सम होगी आपकी। ऐसे जब r बराबर 3 हम लोगों ने यहाँ पुट किया तो r बराबर 3 पे क्या है 6q प्लस 3। अब इसको अगर डिवाइड लगाएं 2 से तो 2 3 6, ये तो कैंसिल हो गया, कट गया, लेकिन 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, जबकि हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, इसका मतलब ये सम नहीं है, ये कौन सी संख्या, विषम होगी। ये संख्या कौन सी है, विषम हो गई। ठीक है, r बराबर जब हम लोगों ने 4 रखा तो a की वैल्यू क्या आई 6q प्लस 4 आया। अब देखिए दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 3 6 होगा, 2 दूना 4 होगा, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, ये सम है। ये संख्या कौन सी है, ये सम हो गई। जब r बराबर हम लोगों ने 5 रखा तो क्या आया, a की वैल्यू 6q प्लस 5 आया। अब देखिए 2 से तो ये डिवाइड हो जाएगा 6, भाई 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, लेकिन ये नहीं डिवाइड होगा, डिवाइड होगा लेकिन पॉइंट में आएगा, जबकि हमें पॉइंट में नहीं लेके आना है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, ये विषम है। जो मैंने तीर बनाया वो सभी संख्याएं क्या है, विषम है, और बाकी मैंने यहाँ पे तो ये सम लिख दिया है।
अब हमें प्रूव क्या करना था कि सभी विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होते हैं। जबकि यहाँ पे सम और विषम दोनों का ग्रुप आया है, दोनों का सम हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ सम संख्याओं को जो आया इसको छोड़ने पर, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ये करना था। तो आप इसको जब छोड़ देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए ये बराबर 6q+1 बचेगा जो हमें प्रूव करना था यहाँ। उसके बाद जब आपने इसको छोड़ दिया क्योंकि ये सम है, तो r बराबर 3 पे जब आप देखेंगे तो 6q प्लस क्या आएगा 3, जो हमें ये सेकंड वाला प्रूव करना था। जब r बराबर जब आपने 4 रखा तो ये बराबर क्या आया 6q+4, ये सम है, तो सम तो हमें यहाँ लेना नहीं है क्योंकि इस सवाल में हमें विषम ये प्रूव करना है विषम के रूप में। तो देखिए जब r बराबर 5 रखा गया तो ये बराबर क्या है 6q+5, जो हमें तीसरा ये प्रूव करना था 6q+5। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके, ये सेकंड मेथड था, तो आप ऐसे भी करेंगे तो भी सही है, और पहले मैंने जो आपको बताया आप अगर वैसे भी करेंगे तो भी सही है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।